मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीरो आईएएस। मेरा नाम समृद्धि है। मैंने बीपीएससी का मेंस 3 बार और उसके साथ ही सीडीपीओ का इंटरव्यू भी दिया है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपके 69th बीपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा जिससे आपके 69th बीपीएससी में प्रीलिम्स में आपको बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले बिहार के उद्योग पर ये टॉपिक है। बिहार में सबसे पहला चीनी मिल कहाँ पे लगा था? तो वर्ष 1840 में ये बेतिया में लगा था। 1840 में डचों ने लगाया था बेतिया में। उसके बाद अंग्रेज़ों ने लगाया, जो सफल चीनी मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वर्ष 1905 में आया और ये 1905 में महरौरा में आया। पहला याद रखेंगे 1840 बेतिया में, और उसके बाद चीनी मिल जो आया वह आया महरौरा में वर्ष 1904 या 1905 में दिया रहता है। ईख उत्पादकता के बारे में बताया गया है कि ये भारत की ईख उत्पादकता और बिहार की ईख उत्पादकता में डिफरेंस है। और बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ बन रही है? तो हरनौत में। और चीनी मिल किसको दिया गया है लीज पर? एचपीसीएल को। उत्तर बिहार में कौन कौन से उद्योग हैं? तो याद रखेंगे चीनी, जूट, दवा और कागज़ का उद्योग है। अविभाजित बिहार का सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पे खुला था? तो वर्ष 1921 में खुला था। यह झारखंड में था। उसके साथ ही ये देखेंगे उद्योग, जूट उद्योग, ये कौन से क्षेत्र में फेमस है? तो उत्तर पूर्व में। क्योंकि उत्तर पूर्व का ये जो क्षेत्र है आपका पूर्णिया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किशनगंज के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है जो जूट के लिए अधिक है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जूट के लिए फेमस है। सीमेंट उद्योग कहाँ है? तो सीमेंट उद्योग जो है डालमिया नगर रोहतास में। डालमिया नगर रोहतास में सीमेंट उद्योग है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1974 में हुई थी। मैक्स चीनी मिल कहाँ पे है? गंगा के उत्तरी भाग में। उसके साथ ही आप यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि अगर पूरे इंडिया में अधिकतम चीनी मिल की बात की जाए तो वह कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ पे होता है? चीनी मिल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गन्ना होता है वो यूपी में होता है। बिहार के रुग्ण उद्योगों में किसको माना जाता है? तो रुग्ण उद्योग में चीनी, जूट और कागज उद्योग आते हैं। उसके साथ ही उत्तर बिहार आम, लीची और केला के लिए फेमस है। ये याद रखेंगे कि बिहार में मखाना जो है सबसे ज़्यादा होता है। उसके साथ ही लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बिहार में। और भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो भारत जो है टॉप पर आता है किस में? पपीता में और आम में। और उसके साथ ही यहाँ पे आगे देखिए पेराई की क्षमता के बारे में बताया गया है। सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है? तो सर्वाधिक चीनी मिल जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। और यहाँ पे अभी एक नेपाल के साथ बहुउद्देशीय पेट्रोल पाइपलाइन का प्रारंभ किया गया है जो रक्सौल से अमलेखगंज तक चली है। उसका नाम याद रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि अलग अलग मैंने यहाँ पे पार्क्स का यानी उद्योगों का नाम लिखा है, तो आप ध्यान से नाम इसका याद रखेंगे। औषधि निर्माण का केंद्र कहाँ पे है? तो नारायणपुर मुजफ्फरपुर में। पटसन उद्योग समस्तीपुर में है, दरभंगा में भी है। उसके साथ ही प्रथम उद्यमी पार्क लगाया जा रहा है अभी पूर्णिया में। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक इथेनॉल प्लांट लगाया गया है, वो याद रखेंगे। और एक सबसे बड़ा इथेनॉल बायो मास एनर्जी का प्लांट अभी पूर्णिया में भी लगाया गया है। राजेंद्र स्टेडियम कहाँ है? तो वो छपरा में है। जो ट्रेनिंग केंद्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यह फतुहा में है। ट्रैक्टर निर्माण का भी केंद्र यहाँ पे है। मोकामा में क्या है? तो दलहन अनुसंधान केंद्र। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मोकामा में। यहाँ पे इसके साथ ही जूता और मालगाड़ी का डब्बा भी बनाया जाता है। हीरा तराशे की इकाई कहाँ पे है? वो पटना में है। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी कहाँ पे है? भागलपुर में, जिसमें सूती वस्त्र और रेशम जानते हैं कि मुख्य रूप से भागलपुर में पाया जाता है। और भारत से एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि भारत में चारों तरह का रेशम यानी कि ईरी, मूंगा और
रेशम सभी तरह का भारत में पाया जाता है। तसर रेशम भी पाया जाता है। नीचे में अब दक्षिणी बिहार के उद्योगों का नाम देखेंगे तो सिगरेट के लिए दिलावरपुर मुंगेर फेमस है। उसके साथ ही बंदूक एवं नाइलॉन ये कहाँ पे बनता है तो मुंगेर में बनता है। एक रेल इंजन मरम्मत का कारखाना है कहाँ पे तो मुंगेर में है। उसके साथ ही डेयरी मिल्क पाउडर के लिए चंडी में एक प्लांट प्रस्तावित किया गया है, वो कहाँ पे है बिहार शरीफ में। जैविक खाद्य कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है। उसके साथ ही गया सूती वस्त्र उद्योग और यहाँ पे एक सुब्रमण्यम स्टेडियम है। और राजगीर में नई खेल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाने वाली है जिसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन रहेगा, ये याद रखेंगे। और बिहार में अगर और चीज़ों में रिजर्वेशन देखा जाए तो लगभग 35% रिजर्वेशन सारे जॉब्स में है। उसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल के क्षेत्र में भी महिलाओं को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिला हुआ है 35%। और टीचिंग के क्षेत्र में देखा जाएगा तो ये 50% है रिजर्वेशन। और इसके साथ ही याद रखेंगे कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है तो 50% का रिजर्वेशन महिलाओं को यहाँ से दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और उद्योगों के नाम हैं, जैसे भारत वैगन लिमिटेड, ये कहाँ है मुजफ्फरपुर में है। उसके साथ ही तेल शोधक कारखाना जो कि बरौनी का है, तेल शोधक कारखाना ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो याद रखेंगे IOC के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये रूस के हेल्प से खोली गई थी। लौह उद्योग, लाह का उद्योग कहाँ पे है तो लाह उद्योग है पूर्णिया में। उसके साथ ही एक याद रखिए कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है तो पटना में है। दवा बनाना और प्लाईवुड का उद्योग कहाँ पे होता है तो ये हाजीपुर में होता है। महावीर कैंसर संस्थान कहाँ है, पटना में है। कहलगांव में एक सीमेंट उद्योग प्रस्तावित किया गया है। बिहार लोकोमोटिव कारखाना, इसका ठेका किसे दिया गया है तो GE अल्ट्रासॉम कंपनी को। उद्योग बढ़ाने के लिए बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की भी स्थापना की गई है ताकि आधारभूत संरचना को बढ़ाया जा सके। बिहार में उद्योगों के कमिश्नर का दफ्तर कहाँ पे है तो ये पटना में है। पाइराइट्स और फॉस्फेट्स लिमिटेड का कारखाना कहाँ पे है, अमझौर रोहतास में है। इसके साथ ही आप याद रख लेंगे कि पटाखा जो है पटना में, और एक रेल पहिया का कारखाना खुला हुआ कहाँ है, बेलापुर छपरा में। और एक स्लीपर कारखाना खुला हुआ कहाँ है, मधेपुरा में। कहाँ पे, मधेपुरा में। इस टॉपिक में हम बिहार के खनिज के बारे में देखेंगे। बिहार के प्रमुख खनिज, बिहार में लगभग भारत का लगभग 1% खनिज ही बिहार में है। आप ये बताइए कि बिहार में झारखंड से अलग होने से पहले बिहार में कितने राज्य थे तो यह टोटल राज्य थे 55, जिसमें से 37 राज्य बिहार में बचे और अंतिम रूप से अरवल को एक नया राज्य बनाया गया। बिहार एकमात्र पाइराइट्स उत्पादक राज्य है। और उसके साथ ही देखेंगे बिहार के कुल ग्रेनाइट भंडार कितने हैं, 30 है। ग्रेनाइट पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है, गया में, जमुई में एंड जहानाबाद में। कोयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों की खोज बिहार में की जा रही है। उद्योगों का कमिश्नर मैंने बता ही दिया है। उसके साथ ही बिहार के अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है बिहार में तो किशनगंज में। इसके साथ ही फायर क्ले के लिए याद रखेंगे तो पूर्णिया। हेमेटाइट के भंडार पाए गए भागलपुर में, भागलपुर के कौन सी जगह, चरणपुर में हेमेटाइट के भंडार। इसके साथ ही चीनी मिट्टी, सीसा और फायर क्ले कहाँ पाया गया है, भागलपुर में। उच्च कोटि का स्लेट एंड फिलाइट कहाँ पे, मुंगेर के शंकरपुर में। यहाँ पर शंकरपुर में सोप स्टोन के लिए भी फेमस है। उसके साथ ही मुंगेर से कुछ अन्य खनिज याद रखेंगे जो कि हैं चीनी मिट्टी, सोना, गंधक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, क्वार्ज। और साथ ही सोने का सुरक्षित भंडार भी कहा गया है। हालांकि जमुई के लिए आप सोना याद रखेंगे, यहाँ से 44% सोना इसके सोनो क्षेत्र में मिला है, सोनो क्षेत्र में। इसके साथ ही मैग्नेटाइट लोहा, फेल्सपार,
क्वार्ज, ग्राफिक और करमटिया में एक सुरक्षित सोने भंडार भी पाए गए हैं, जिसके बारे में आप याद रखेंगे। बांका से क्या याद रखना है, तो बांका से याद रखना है चीनी मिट्टी, क्वार्ज, उच्च कोटि का चाइना क्ले। चाइना क्ले कहाँ पे, तो चीनी मिट्टी जहाँ पे वो है बांका में। गया में क्या उत्पादन हो रहा है, तो गया में फेल्सपार और मैग्नेटाइट, उसके साथ ही क्वार्ज याद रखेंगे गया में। नवादा में रूबी अभ्रक। रूबी अभ्रक जो अभ्रक जानते हैं जिससे जो है आयरन जिसे प्रेस करते हैं उसका भी एक पार्ट, उसमें एक लेयर लगाई जाती है अभ्रक की, और उसके साथ ही कांच उद्योग में भी अभ्रक का काफ़ी यूज़ होता है। तो अभ्रक याद रखेंगे नवादा में पाया जाता है। और बहुरंगी ग्रेनाइट ये कहाँ पाई जाती है, तो नवादा में। अभ्रक चूँकि झारखंड में अधिक होता है या नवादा नहीं कोडरमा के क्षेत्र में होता है, तो उससे सटे हुए ज़िले जो है नवादा, वहाँ पे भी पाया जाता है। उसके साथ ही डेहरी ऑन सोन में चूना पत्थर मिला है। चूनाहट्टन का जो क्षेत्र है बंजारी वो रोहतास में है, यहाँ पे भी मिला है इसके उद्योग। कुछ पायराइट्स के जो खान है उसके बारे में नाम याद रखेंगे आप। अमझौर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो अमझौर की पहाड़ियाँ हैं रोहतास में। अग्निसार मिट्टी भी पाई जाती है। इसके साथ ही बिहार में बॉक्साइट की खनिज कहाँ मिलते हैं, तो केवल और केवल रोहतास में मिलते हैं। और रोहतास किसका पार्ट है, तो यह विंध्यन चट्टानों का भाग है। बात करते हैं बिहार की मिट्टी की। तो बिहार जो है मुख्य रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है, जहाँ पे इसकी मिट्टी के बारे में आप कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से पर्वतपदीय मिट्टी, क्योंकि ये शिवालिक का पार्ट है इसीलिए यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतपदीय, मतलब पर्वत का पैर के पास जो मिट्टी आती है उसको पर्वतपदीय बोलते हैं। वो कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में, याद रखेंगे। यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी का भी नेम याद रखेंगे, जो कि बिहार की सबसे ऊँची श्रेणी है। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण से कुछ और क्षेत्र के नाम, जैसे भिखना ठोरी दर्रा का नाम याद रखेंगे। और साथ ही हरहा घाटी जो कि रामनगर दून के दक्षिण में है, वो भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे। तराई मिट्टी जो यहाँ आपका पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज का क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो तराई मिट्टी पाई जाती है। उसके साथ ही देखेंगे ये नवीन जलोढ़ जो खादर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें गेहूँ, जूट और पटसन, धान ये जैसे क्षेत्र काफ़ी यहाँ पर उपजाए जाते हैं। वो कौन कौन सा क्षेत्र है, चंपारण का क्षेत्र है, वैशाली है, दरभंगा है और पूर्णिया तथा सहरसा। चंपारण, वैशाली, दरभंगा, पूर्णिया तथा सहरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ या फिर खादर मिट्टी, जो धान, गेहूँ, जूट और पटसन के लिए फेमस है। इसके साथ ही पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है बाकी बचे हुए क्षेत्र जहाँ मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, वो सारे क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बांगर मिट्टी। यह जो है बहुत उपजाऊ होती है और यहाँ पे क्या उगाया जाता है, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का और चना। धान, गेहूँ, अरहर, मक्का और चना के लिए फेमस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारण, सिवान, गोपालगंज का क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी का क्षेत्र है, अररिया, सहरसा, ये सब के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बांगर मिट्टी याद रखेंगे। उसके साथ ही यहाँ जो गंगा के बाढ़ की जो मिट्टी पाई जाती है उत्तरी क्षेत्र में, इसको बोलते हैं दियारा भूमि। कौन सी भूमि बोलते हैं, दियारा, जो बाढ़ के कारण मैदान बनता है और उस मिट्टी को कहा जाता है दियारा भूमि। इसके साथ ही आप आगे देखेंगे तो टाल मिट्टी, पटना से लेकर के लखीसराय का जो क्षेत्र है वो जल भराव का 8 से 10 किलोमीटर जो गंगा के नीचे का क्षेत्र है वहाँ पे हमेशा जल भरा रहता है और ये जूट की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ है। इस क्षेत्र को हम लोग टाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, पटना से लेकर के लखीसराय तक, जिसमें बाढ़ मोकामा के क्षेत्र भी आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि उत्तरी बिहार कौन सी मिट्टी के लिए फेमस है,
तो बल सुंदरी मिट्टी, उत्तरी में बल सुंदरी, उत्तरी मतलब बल सुंदरी, और दक्षिणी मतलब बलथर मिट्टी। दक्षिणी में कौन सा है? बलथर मिट्टी। दक्षिणी बिहार में बलथर और उत्तरी बिहार में बल सुंदरी मिट्टी। यहाँ पर लाल, पीली और काली मिट्टी के क्षेत्र हैं दक्षिणी बिहार में, क्योंकि इधर राजमहल की पहाड़ियाँ, भागलपुर में आप जानते हैं संथाल विद्रोह के लिए वहाँ पर लाल, पीली या काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि मोटे अनाज के लिए फेमस है। उसके साथ ही कगारी मिट्टी, नदी के दोनों ओर जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? कगारी मिट्टी बोलते हैं। लाल बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो वो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में, ये बहुत ही कम उपजाऊ होती है। उसके साथ ही देखेंगे पुरानी जलोढ़ को क्या बोला जाता है? करेल कैवाल बोलते हैं। बिहार के भू आकृतिक प्रदेशों को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन सा? पहला नंबर शिवालिक श्रेणी, दूसरा नंबर बिहार के मैदान और तीसरे नंबर में दक्षिणी पठार का मैदान। इसमें कृषि क्षेत्र 1, 2 तथा 3 के नाम से भी जान सकते हैं। 1 नंबर जो है बिहार का, इधर वाला पार्ट 1 नंबर में आता है, ये आपका 2nd नंबर में आता है, और पूरा दक्षिणी बिहार 3rd नंबर, 3rd ए एंड 3rd बी में बांटा गया है। बलथर मिट्टी में क्या अधिक होता है? तो अरहर, ज्वार और बाजरा, यानी कि मोटे अनाज यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मैंने बिहार के कुछ फेमस जो यहाँ के तालाब हैं और झीलें हैं उसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पे मवाद दर्रा है एक, जो कि किसको जोड़ता है? हरहा नदी से निकलता है और ये भारत और नेपाल को जोड़ने का कार्य करता है। एक भिखना टोरी दर्रा जो मैंने पश्चिमी चंपारण के पास बताया था, ये कौन सी नदी पर है? कूड़ी नदी पर है। यहाँ से कुछ पक्षी विहार भी है, याद रखेंगे, जैसे सरैयामन पक्षी विहार। सरैयामन पक्षी विहार कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर श्रेणी से कौन सा नदी निकलती है? तो तूरी पानी नदी। साथ ही यहाँ से जो है बूढ़ी गंडक भी निकलती है, जहाँ पर एक डैम बनाया गया है, तो भैंसा लोटन डैम का नाम याद रखेंगे। सुहियान पक्षी विहार कहाँ पे है? तो यह भोजपुर में है। उसके साथ ही भोजपुर में जीवार खुंड जलप्रपात का भी नाम याद रखेंगे। करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण, ये कहाँ पे है? तो कैमूर में है। कैमूर में करकट जलप्रपात है, उसके पास है। और याद रखेंगे कि नवीनतम अभी एक बाघ अभयारण्य बनाने के लिए प्रस्तावित हुआ है, तो वो भी कहाँ पे हुआ है? कैमूर में हुआ है। ऐसे ही मंकी पार्क कहाँ पे? तो अररिया में, ये नाम याद रखेंगे। तेलहर जलप्रपात कहाँ है? तो ये कैमूर में है, दुर्गावती नदी पर। कौन सी नदी? दुर्गावती नदी पर। सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है? तो ये रोहतास में है, कनहर नदी पर। और करमन शाह नदी पर एक है, कौन सा? ककोला जलप्रपात, ये तो काफ़ी फेमस है। ओखरीन जलप्रपात भी कहाँ पे है? तो रोहतास में है। धुआं कुंड से क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखेंगे। धुआं कुंड कहाँ पे है? तो रोहतास में। पंत जीव अभयारण्य कहाँ है? नालंदा में। पंत जीव अभयारण्य नालंदा में। इसके साथ ही सिमरी बख्तियारपुर झील, जो कि घोड़े की नाल के आकार का है, वह कहाँ पे है? तो सहरसा में। कुशेश्वर झील, ये याद रखेंगे, दरभंगा में है। कांवर ताल बेगूसराय, जो आर्द्रभूमि के नाम से फेमस है, इसका नाम याद रखेंगे, कहाँ है? बेगूसराय। परमार डॉल्फिन अभयारण्य, ये कहाँ है? तो ये है अररिया में। और उसके साथ ही हरियार बारा हिरन पार्क भी कहाँ है? तो अररिया में है। गोकाबिल झील कहाँ है? तो ये महानंदा नदी से सटा हुआ, ये जो है कटिहार में है। जगतपुरी झील कहाँ है? भागलपुर में। और भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन के बारे में भी याद रखेंगे। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके साथ ही राम कुंड या सीता कुंड या लक्ष्मण कुंड, तीनों में से कोई नाम भी याद रखें तो उसमें आप मुंगेर का नाम याद रखेंगे। पचतर, लक्ष्मेश्वर, अंगनी कुंड कहाँ पे है? मुंगेर में।
और अगर नानक कुंड बोला जाए, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड या ब्रह्म कुंड, तो ये कहाँ पे है? ये है राजगीर में। पटना कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1917 को, 1 अक्टूबर 1917 को। पटना कॉलेज नहीं, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1917 को। और पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी वर्ष 1863 में, 1863 में। बिहार के जो है इस पार्ट को किस तरह से बांटा गया? तो बिहार में 24, 20, 10 से लेकर के 27, 31, 15 तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और इसका देशांतरीय विस्तार जो है 83, 19, 50 से लेकर के 88, 17, 40 तक है। 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। 83 से 88 आप जनरली याद रखेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चट्टानें देख लीजिए, यहाँ पे प्री कैम्बियन से लेकर के चतुर्कल्प तक की चट्टानें बिहार में पाई जाती है, जिसमें शिवालिक कौन सी चट्टानों से बना है? तो टर्शियरी चट्टानों से, मेसोजोइक कल्प में। और इसका जो है मायोसीन एवं प्लायोसीन काल भी कहा जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट चट्टान जो है बिहार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और यहाँ पे अन्य चट्टानों के बारे में याद रखेंगे तो मध्यवर्ती गंगा का मैदान, गंगा का मैदान किससे? तो चतुर्क महाकल्प यानी कि प्लिस्टोसीन काल से। गंगा मैदान प्लिस्टो से, टर्शियरी तो शिवालिक या प्लायोसीन। और दक्षिणी बिहार का जो मैदान है, जो धारवाड़ तथा विंध्यन चट्टानों से बना है, ये कौन से काल का है? प्री कैम्बियन काल का है। दक्षिणी में जो है ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। यहाँ पर विभिन्न बिहार के उत्तरी बिहार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में दिया है। यह बिहार जो है लगभग समुद्र तल से 173 फीट ऊंचा है या 53 मीटर ऊंचा है। इसमें शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई कितनी है? 932 किलोमीटर तक है। और इसकी हाइट है लगभग 80 से 250 किलोमीटर तक। यहाँ से एक त्रिवेणी नहर का नाम याद रखेंगे, जो भिखना टोरी दर्रे से निकलती है। और सोमेश्वर चोटी जो सबसे ऊंची है, उसकी हाइट कितनी है? तो 880 मीटर है। और ये लगभग 784 किलोमीटर में फैला हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर और लेंथ है कितनी? 784 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक मवाद दर्रा भी निकलता है। हरा घाटी या दून घाटी जिसे कहा जाता है, ये कितना लंबा है? 21 किलोमीटर और लगभग ये 214 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैला हुआ है। रामनगर दून यानी कि हरहा घाटी के दक्षिण में क्या है? रामनगर दून है। 32 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पे संतपुर क्षेत्र जो है सबसे ऊंचा है। शेख भिखारी किससे रिलेटेड थे? तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड थे। और 1857 की क्रांति में पहला जन विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो पटना में हुआ था। कब? 3 जुलाई 1857 को। एक मौलवी अहमदुल्ला थे, उनको क्या किया गया था? आजीवन कारावास दिया गया था 1857 की क्रांति में। वहाबियों का केंद्र को क्या कहा जाता था? तो काफिला कहा जाता था। अलीवर्दी खां बिहार का नवाब कब बना था? वर्ष 1733 में। वर्ष 1733 में कौन कौन से सिख गुरु थे जो बिहार आए थे? तो गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। सबसे पहले जो आए थे यूरोपीय लोग जो बिहार में आए थे वो कौन थे? तो पुर्तगाली थे। और इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? फैक्ट्रीज लगाई थी। तो 1632 में पहली फैक्ट्री लगी थी और वो डच फैक्ट्री थी। कहाँ पे? पटना में। 1620 में अंग्रेजों द्वारा पटना में फैक्ट्री की स्थापना का प्रयास किया गया, लेकिन उनको सफलता कब मिलती है? तो वर्ष 1651 में मिलती है। उसके साथ ही बिहार में पूछा जाता है कि कौन से मुगल शासक थे जिनका बिहार में राज्याभिषेक हुआ था? तो ये थे फर्रुखसियार। वर्ष 1717 में इसका राज्याभिषेक होता है। कहाँ पे? तो 1713 में बिहार के पटना में होता है। अंग्रेजों को अलावेंस दिया था, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, वर्ष 1717 में दिया था।
पटना हत्याकांड किसको कहा जाता है? तो मीर कासिम ने क्या किया था, अंग्रेजी एजेंट एलिस की हत्या की थी और इसी को पटना हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तो ऐसे बहुत सारे का नाम लिखा हुआ है, एक दो नाम इम्पॉर्टेंट है जो आप याद रख लेंगे। जैसे गोरखा प्रसाद कहाँ से थे, तो मोतिहारी से थे। बाबू बजरंग सहाय का नाम ये बीपीएससी पूछ चुकी है, तो ये याद रख लेंगे। इन्होंने लॉ कॉलेज छोड़ा था असहयोग के दौरान। ऐदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद कहाँ से थे, बिहार शरीफ से थे। राजेंद्र प्रसाद ने भी वकालत छोड़ी थी इस टाइम। और इसका नाम एक याद रख लीजिएगा, कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह। ये मुजफ्फरपुर में हरदी का मेला में गांधी जी की जय का नारा दिए थे। ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, तो इसमें से आप इम्पॉर्टेंट वाले याद रख लीजिए। जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे बना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये पटना में हो रहा है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बनने जा रहा है। यहाँ पे सेकंड जो है टाइगर अभ्यारण्य के लिए भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया, जैसे खुदा बख्श खां कहाँ के थे, तो सारण के थे। इनके नाम पे एक लाइब्रेरी जो खोली गई है वो पटना में है। अब्दुल बारी, ये इनका ये पॉइंट है कि वे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे। कब? 20 जुलाई 1937 को जो नई विधानसभा का चयन हुआ था, उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल बारी थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं, ये कहाँ से थे, तो बक्सर के मुरार गांव से थे। इन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य भी बनाया गया था। और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अखबार जैसे बिहार टाइम्स का संचालन इन्होंने किया था। और सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण ने मिल करके बिहार टाइम्स का संचालन किया था 1894 के दौरान, जिसे वर्ष 1918 में बिहारी के नाम से प्रकाशित किया गया था। मुख्य रूप से सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने दोनों ने ही मिल करके बिहार को बंगाल से विभाजित करके अलग बिहार की नींव रखी थी। बिहार और उड़ीसा सरकार के पहले वित्त मंत्री के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। साथ ही ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सदस्य कौन रहे हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं। अली इमाम के बारे में है कि हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज रहे थे हसन इमाम, उनके भाई थे। और हसन इमाम के बारे में यह याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता के साथ 1918 में एक मुंबई अधिवेशन हुआ था, तो मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हसन इमाम ने की थी। जगलाल चौधरी ये कहाँ से थे, तो स्वतंत्रता सेनानी थे। 1937 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे। यहाँ पे कुछ विद्रोहों का काल बताया गया है, जैसे कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था, तो वर्ष 1789 से 1794 के दौरान। चैरो विद्रोह 1800 में हुआ था। सिंहभूम में हो विद्रोह 1820-21 तथा छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था कब, 1831-32 में। 1831-32 में कोल विद्रोह। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 12 जून 1857 को रोहिणी से शुरुआत हुई थी। रोहिणी देवघर से शुरुआत हुई थी। वहाबी आंदोलन जो कि बिहार का एक प्रमुख आंदोलन रहा है, उसके प्रमुख नेता कौन थे, तो विलायत अली थे। इनकी मृत्यु वर्ष 1854 में होती है। साथ ही इनायत अली की मृत्यु कब होती है, 1858 में। इसके अलावा और इनके अन्य सदस्य थे फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। इनके दमन के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था अम्बाला का अभियान, और 1863 में यह विद्रोह खत्म कर दिया गया। नोनिया विद्रोह मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था, 16 मजदूर से रिलेटेड था, और यह वर्ष 1770 से 1800 ईस्वी के दौरान हुआ था। एक लोटा विद्रोह भी बिहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह मुजफ्फरपुर में हुआ था, और यह पीतल के लोटे के जगह मिट्टी का लोटा देने के संदर्भ में हुआ था वर्ष 1856 के दौरान।
किसान सभा, तो किसान सभा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी का, जो प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1928 के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक रूप से इसका गठन किया था और 1929 में बिहटा में इसका विधिवत गठन किया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से यह कब गठित हुई? तो वर्ष 1934 में। 1929 और 1934 का ईयर आप याद रखेंगे। और इसके सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा। एनजी रंगा से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी का विरोध किसने किया था? तो ये एनजी रंगा ही थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और सचिव थे श्री जयप्रकाश नारायण। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, जिसके अध्यक्षता मतलब उसका विरोध के मेन लीडर कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा रहे थे। ये इस बार के क्वेश्चन जो है बीपीएससी वाला टीचर का जो क्वेश्चन आया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज़ाद दस्ता जो वर्ष 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से बिहार में गठन हुआ था। तो इसके मेन गठनकर्ता जयप्रकाश नारायण थे, जो हाजीपुर, जो कि इसके साथ ही आज़ाद दस्ता के प्रशिक्षक कौन रहे थे? तो श्री नित्यानंद सिंह इसके प्रशिक्षक रहे थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1928 के दौरान। किसने किया था? ज्ञान साहा ने, श्री ज्ञान साहा ने मोतिहारी में। पटना युवक संघ की स्थापना 1 साल पहले वर्ष 1927 में मनेंद्र नारायण राय ने की थी। इसके साथ ही कुछ मासिक पत्रिका, एक युवक का नाम याद रख लेंगे, 1929 के दौरान चला था। और पाटलिपुत्र युवक संघ का अगर आप नाम याद रखें तो ठीक है, 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत ने शुरू किया था।